नमस्कार। मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। हमारी पॉडकास्ट द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सड़क के किनारे जो ढाबे होते हैं। तो इसका सड़क के किनारे चल के खाना शुरू होने का एक सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसके अलावा दूसरी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि भारत का या शायद विश्व का सबसे बड़ा ढाबा कहाँ है और कौन सा है। एपिसोड के अंत में मैं आपको उन व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जो इलाहाबाद बैंक रोड के हैं और जिनके एक फ़ोन पर मैं घर वापस पहुंचता उसके पहले फ़ोन की लाइन पहुंच चुकी थी। और ये उस जमाने की बात है जब फ़ोन मिलना एक बड़ी नेमत हुआ करती थी। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। जैसा मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, द विजडम वीव पॉडकास्ट के एपिसोड्स में जो हमारा चर्चा का कैनवास है ये काफ़ी बड़ा है। इसमें हम माइथोलॉजी की भी चर्चा करेंगे, हिस्ट्री की भी चर्चा करेंगे, सामयिक विषयों की भी चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने कहा, इलाहाबाद, सर गंगानाथ झा हॉस्टल, बैंक रोड या मेरे विदेश के अनुभव या यात्राएं, ये सब चर्चाएं भी साथ में होती रहेंगी। कई बार ऐसे मुद्दे जो रोजगार से संबंधित हैं, नीतियों से संबंधित हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने कोशिश की थी और जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया कि इलाहाबाद के विषय में हम इलाहाबाद की एक अच्छी जानकारी रखने वाले बाबा अभय अवस्थी से चर्चा करें। उस एपिसोड के विषय में मुझ पर काफ़ी लोगों का फीडबैक आया और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वो एपिसोड पसंद आया होगा। आगे विजडम वीव के एपिसोड्स में हम बीच बीच में और गेस्ट के साथ भी चर्चा करें। विषयों का चुनाव भी उन गेस्ट के अनुकूल होगा, आपकी रुचि के अनुकूल होगा और समाज में जिन विषयों पर चर्चा आवश्यक है ऐसा भी होगा। आइए अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो जैसा मैंने कहा कि हमारी चर्चा उस समय के एक यादों के साथ शुरू होती है जब कार में या बस में या ट्रेन में लोग सफ़र करते थे, लेकिन बाहर खाने का प्रचलन नहीं था। आप में से बहुतों को याद होगा, घर से जाते थे तो पूड़ी सब्जी, सूखे आलू की सब्जी, अचार या करेले की सब्जी या कोई ऐसी सब्जी जो रास्ते में ख़राब नहीं हो, वो लोग अपने साथ बनवा के ले जाते थे। पूड़ी सब्जी है, पराठा सब्जी है, रोटी सब्जी है, अचार है। और खाने का बाहर का प्रचलन रास्ते में बहुत कम था। हाँ, कुछ रास्ते जिन पर ट्रक ज़्यादा चला करते थे वहाँ ढाबे हुआ करते थे, किंतु जो लोग बाई रोड चलते थे, अन्य लोग उन ढाबों पर अगर किसी चीज़ के लिए रुकते भी थे तो वो चाय थी। मुझको याद है अपने मम्मी पापा के साथ हम सब भाई बहनों का, परिवारीजन का बाई रोड सफ़र बहुत होता था। और उसमें जो रोड सबसे ज़्यादा जिस पर हम चलते थे वो फ़िरोज़ाबाद से कानपुर होते हुए इलाहाबाद और फ़िरोज़ाबाद से कानपुर होते हुए लखनऊ था। उस ज़माने में एक्सप्रेसवे नहीं बने थे, सड़कों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। हमारी मम्मी एक टिफ़िन लेके जाती थी, साथ में ठंडा पानी का कैंपर होता था कार में जिसमें पानी में बर्फ़ पड़ी हुई होती थी, एक दरी जाती थी। ये बिल्कुल 1960s, लेट 60s, अर्ली 70s की बात है। कुछ स्थान चिन्हित थे जहाँ पर हम लोग रुकेंगे और दरी बिछेगी और पूड़ी सब्जी आदि सब लोग खाएंगे। जब करौली जाते थे तो एक प्रचलन और था गर्मी के मौसम में कि एम्बेसडर गाड़ी में आगे हुक में एक कैनवेस का
बैग जैसा होता था, मशक जैसा, उसमें पानी भर लेते थे, तो वो जब रुक के उसमें से पानी पीते थे तो वो बिल्कुल बर्फ का ठंडा पानी जैसा लगता था। जिन लोगों को इस चीज का अनुभव हुआ होगा उनको निश्चित तौर पर ये याद आ रहा होगा। रास्ते में और कहीं रुकते थे तो हम लोग चाय पिया करते थे। फतेहपुर पर समोसे मिला करते थे और ट्रेन में तो जब जाते थे तो फतेहपुर पर समोसे खाए ही जाते थे। बहुत से स्टेशनों की अपनी अपनी विशेषता थी। कानपुर पर छोले भटूरे भी खाए जाते थे, किंतु प्रचलन कुछ कम ही था। धीरे धीरे समय के साथ ढाबे दिखने लगे तो मुझको याद है कि फिरोजाबाद से इलाहाबाद के रास्ते में कानपुर तक तो औरैया के पास एक सूर्या ढाबा हुआ करता था। एक चतुर्वेदी जी का ढाबा भी था पेट्रोल पंप के बगल में, जिस पर चाय मिला करती थी। जैसे ही आप कानपुर से जस्ट आगे बढ़ें तो एक ढाबा था जिसमें सिर्फ रोटी और नेनुआ या लौकी की सब्जी, नेनुआ तोरई को कहते हैं ईस्ट यूपी में, अथवा रोटी और दाल। और जैसे ही आप कानपुर से आगे बढ़ें तो इलाहाबाद तक, मैं बात कर रहा हूं 1970 के दशक की और 80 के दशक में भी शुरुआत में, कोई अच्छा ढाबा आपको देखने को नहीं मिलता। कानपुर के आसपास और कानपुर लखनऊ रोड पर कुछ ढाबे थे। जो दिल्ली की रास्ता थी उसमें दिल्ली से मथुरा होके जाते थे तो मथुरा के पास अग्रवाल ढाबा, जिसका रूप हमने बदलते देखा है। और उसके बाद आगे बढ़ें तो होडल पर और पलवल पर ढाबे थे। पलवल पर हरे कृष्ण ढाबा था, प्रकाश ढाबा था, और इनके खाने की एक चर्चा अलग थी। अगर शुरुआती दिनों की बात करें तो ढाबे का मतलब था बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों की हवा चल रही है और नीचे चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, चारपाई पर एक लकड़ी का तख्ता है और गर्मा गर्म रोटी दाल या जो सब्जी आप कह देंगे वो आके वहाँ पटरे पर रख जाएगा चारपाई पर और आप उसका स्वाद लेंगे। धीमे धीमे समय के साथ इन ढाबों का रूप बदलता है। चारपाई और लकड़ी के तख्ते या पटरे की जगह कुर्सी मेज लेने लगी। खुले पेड़ों की जगह हॉल लेने लगे और बाद में एयर कंडीशन हॉल भी बनते चले गए। मैं याद करता हूं सन 2000 को, तो 2000 में मेरा अमेरिका जाना हुआ और मेरी मौसी के लड़के बीनू दादा, उनकी पत्नी दीपा भाभी और बच्चे अमित और अंबिका, वो लोग मुझको अटलांटिक सिटी घुमाने ले गए। हम लोग बाई रोड गए तो एक अमेरिका के ढाबे में रुके जो बहुत बड़ा हॉल था, लेकिन वहां कोई रौनक नहीं थी। खाने पीने की चीजें हम लोगों के स्वाद के हिसाब से तो ना के बराबर थी, लेकिन अगर आप पश्चिमी चीज़ों का स्वाद भी मान लें, या अब बाद में मैकडॉनल्ड्स आ गया है और अब तो कॉस्मोपॉलिटन हर जगह खाना पीना हो गया है, लेकिन मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, तो मुझको लगा कि हमारे हिंदुस्तान के ढाबे कितने अच्छे हैं, कितनी रौनक होती है, पेड़ों के नीचे हवा चल रही है, आप चारपाई पे मन हुआ तो अंगड़ाई लेने लगे लेटकर, फिर पटरे पर आके खाना रख गया। और ऐसे ढाबे अगर हिंदुस्तान में अमेरिका जैसे हो गए तो क्या होगा, क्योंकि मैं उसको कंपेयर कर रहा था पुरानी आगरा मथुरा दिल्ली रोड पे कोसी के पप्पू के ढाबे से, पलवल के हरे कृष्ण और प्रकाश ढाबे से, मथुरा के अग्रवाल ढाबे और उसके गर्मा गर्म पराठों से, कोसी के सोनू मोनू ढाबे से। आगे चल के समय बदलता है और हम लोगों का दिल्ली आने जाने में या लखनऊ जाने में एक्सप्रेस वे से आना जाना ज़्यादा रहा। और जब हम एक्सप्रेस वे पर चलने लगे तो हमने देखा कि कुछ अमेरिका की स्टाइल की ही नकल करके यहाँ भी फूड जॉइंट्स होने लगे। ये तो सही है कि वहाँ कुछ स्थानों पर आपको बर्गर मिल जाएगा, पिज़्ज़ा मिल जाएगा, लेकिन जो हिंदुस्तानी खान पान है मिलेगा न, वैसा माहौल है, न वैसी रौनक है, न वैसी शोभायमान जगह है। मेज कुर्सी पड़ी हैं, बहुत महंगा खाना है और मैं निश्चित तौर पर
कम से कम अपने विषय में कह सकता हूं कि जब इन रास्तों से चलता हूं तो पुराने ढाबों को निश्चित ही मिस करता हूं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अभी पिछले वर्ष हमारे मित्र हैं श्री प्रमोद पंत, प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के उत्तराखंड में, देहरादून में, वो देहरादून रहते हैं, और उनकी माता जी की बरसी में मेरा और मेरे मित्र, इलाहाबाद में मेरे रूम पार्टनर भी रहे, मेरे घनिष्ठ मित्र हैं भदोई छतमी के, गोपीगंज के डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, हम लोगों का बाई रोड जाना हुआ। मुजफ्फरनगर के पास एक हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स देखा जहां की रौनक का वर्णन कितना भी कर दूं कम रहेगा। शायद ही कोई ऐसा फूड ब्रांड होगा जो उस कॉम्प्लेक्स में ना हो। न जाने कितनी गाड़ियां, न जाने कितने लोग। आपको देशी खाना खाना है, पंजाबी खाना है, उत्तर प्रदेश का खाना है, गुजराती खाना है, पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, किस ब्रांड का खाना है, आइसक्रीम चाहिए, हर चीज़ वहाँ मौजूद है। बहुत विशाल कॉम्प्लेक्स, और भीड़ की भी इंतहा नहीं। जब मैंने उस कॉम्प्लेक्स को देखा तो मुझको लगा कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये बिजनेस मॉडल हमारे देश में और जगहों पर क्यों नहीं है, और हाईवेज के किनारे ये एक्सप्रेस वे के सोते हुए से फूड जॉइंट्स क्यों हैं, ऐसे बिल्कुल कहना चाहिए रौनक वाले फूड जॉइंट्स क्यों नहीं है। एक चीज मैं और कहूं कि हम लोग कहीं भी जाएं तो वहां पर यह महसूस होता था कि ट्रक वालों के लिए मुरथल का ढाबा। मैं कम से कम 20, 25, 30 साल से ये सोचता था कि कोई मुरथल बहुत बड़ा ब्रांड है ढाबे का, न मालूम किसका मुरथल ढाबा होगा और कहां होगा। अभी पिछले वर्ष मेरी बेटी सोनीपत में जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने लगी, और जब हम सोनीपत उसके पास आए तो एक दिन उसने कहा कि पापा, मम्मा, हम आप लोगों को मुरथल ढाबे पर ले चल रहे हैं। तो मुझको याद आया कि मैं तो न जाने कितनी जगहों पर मुरथल ढाबे देख चुका हूं, तो ये ओरिजिनल मुरथल ढाबा कैसा होगा। बहरहाल हम लोग गए तो जब मुरथल शहर शुरू हुआ, शहर कह लीजिए, कस्बा कह लीजिए, तो वहां तो दोनों तरफ ढाबों की लाइन है, और ढाबे क्या, वो बड़े बड़े होटल्स को मात करते हैं। हवेली नाम है, नरम गरम नाम है, न जाने कितने हैं। हम लोग गए जिस ढाबे पे, उसका नाम था अमरीक सुखदेव ढाबा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मैंने जीवन में अपने में इससे बड़ा फूड जॉइंट नहीं देखा। सारी चीजें शाकाहारी, सारी चीजें ताजी, 100 रुपए, 105 रुपए के पराठे, जो मुझे लगता है कि कोई लोग महंगे भी कह सकते हैं, बट मैंने और जगह पर जहां देखा है उस हिसाब से कोई अनाप शनाप दाम भी मुझे ये नहीं लगे। वहाँ के कुछ लोगों से मैंने जानकारी की तो ये मालूम पड़ा कि वहाँ एक बार में 1800 लोग बैठ के खाते हैं। 24 घंटे ढाबा चलता है। लगभग 60 से 80 वेटर और 20 कुक एक शिफ्ट में काम करते हैं, और दिन भर में 8 से 10,000 लोग, ऐसे बताया गया, खाते हैं। ऑन एन एवरेज खाने की बिलिंग 500 से 1000 रुपए के बीच में टेबल की आती है, ऐसा अंदाज लोगों ने बताया। मैं ये सोच रहा था कि फिरोजाबाद में ग्लास की फैक्ट्रीज, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री जो 100 टन कांच का रोज उत्पादन करती है, उनका भी कांच का उत्पादन 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए रोज का होता है। और ये जो अमरीक सुखदेव का ढाबा है, तो मेरे ख्याल से इनका तो टर्नओवर अगर 50-70 लाख हो सकता है, 80 लाख हो सकता है 1 करोड़ हो।
फिर मैंने उसके बारे में और इंटरनेट पर पढ़ा तो मुझको मालूम पड़ा कि ये भारत और शायद विश्व का सबसे बड़ा ढाबा है। ये तो खैर बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई, लेकिन मुझको लगता है कि फूड इंडस्ट्री और इस किस्म के जो जॉइंट्स हैं, हमारे यहाँ हाईवेज का इतना प्रसार हो रहा है, रोज नई सड़कें बन रही हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो सरकार है वो इसको थोड़ा इंसेंटिव दे इस बिजनेस को, और नए एंटरप्रेन्योर्स इस बिजनेस में आए, क्योंकि खाना पीना सब लोग अच्छा खाना चाहते हैं, रीजनेबल दामों पे चाहते हैं, और थोड़ा वहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो, रौनक वाला हो, ऐसा चाहते हैं। बहरहाल मैं मुरथल को भी सलाम करता हूँ कि एक छोटे से कस्बे ने अपने फूड जॉइंट्स की वजह से, जिनको हम ढाबा भी कह सकते हैं, सारे हिंदुस्तान में अपना नाम कर रखा है। आप कहीं चले जाइए, आपको 150 किलोमीटर पर एक मुरथल का ढाबा लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। मेरा नए यंग जनरेशन से भी कहना है, पॉलिसी मेकर से भी कहना है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि भाई ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसकी बहुत डिमांड है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, और इसमें आप अपना ब्रांड भी डेवलप कर सकते हैं, और इसका हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है, क्योंकि अभी इसकी मुझे लगता है रोड नेटवर्क जब बन रहा है तो बहुत ज़रूरत है। ढाबों की चर्चा इतनी ही, खान पान पर आगे और एपिसोड्स में भी चर्चा करेंगे। अब जैसा मैंने कहा आपसे इस एपिसोड की शुरुआत में कि मैं आपको बताऊंगा एक किस्सा, वो इस किस्म से है कि बसंत कुंज कॉलोनी नई नई आबाद होनी शुरू हुई थी दिल्ली में। मेरी पत्नी के घर वाले, मेरे सास ससुर साहब, इन सब लोगों ने भी वहाँ एक फ्लैट का पोजीशन लिया था, और ये लोग वहाँ रहने लगे थे। ये वो जमाना था जब टेलीफोन की लाइन मिलना एक भगवान की नेमती मानी जाती थी, क्योंकि टेलीफोन लग जाना, बजाज का स्कूटर, वेस्पा का स्कूटर मिल जाना, इस सब के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। मैं अपनी ससुराल गया और मैंने ये समस्या सुनी। मैं सोचता रहा, कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस दिन या अगले दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे हैं और हिंदी के बड़े विद्वान रहे हैं, अब स्वर्गीय प्रोफेसर रघुवंश साहब, डॉक्टर रघुवंश साहब, उन्होंने मेरे पिताजी को भी पढ़ाया था, और वो 3 बैंक रोड पर हमारे मौसा जी और उनका घर बिल्कुल लगा हुआ था। और एक जो वहाँ का माहौल था, तो वहाँ सब आपस में जो लोग रहते थे, वो ऐसा लगता था सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम लोग उनको ताऊ जी कहा करते थे, उनकी पत्नी को ताई जी कहा करते थे। प्रोफेसर रघुवंश साहब के बड़े लड़के वसुमित्र जी, जिनको हम लोग आपस में मित्तू दादा कहा करते हैं, मित्तू दादा का सिलेक्शन इंडियन पोस्टल सर्विस में 1983, 84, 85 कभी हो गया था। ये मैं जो समय आपको बता रहा हूं, संभवतः 89, 90, 91 कभी की बात है। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी और उनकी शख्सियत, जो मेरे पिताजी के कंटेम्परेरी भी थे और जिनको सब लोग बड़ी इज्जत से आज भी याद करते हैं, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी। वो भारत सरकार में मंत्री थे, संभवतः कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। उनके पीएस मित्तू दादा यानी वसुमित्र जी हुआ करते थे। मैं मित्तू दादा से मिलने गया, ऐसे ही बातचीत होने लगी, और बातचीत होते होते मैंने उनसे जिक्र किया कि ऐसे मेरी ससुराल में भी न जाने कब से टेलीफोन कनेक्शन अप्लाइड है, और मालूम नहीं कब तक आएगा। ये बात फर्स्ट हाफ की यानी लंच के पहले की होगी। मित्तू दादा ने मुझसे फ्लैट का नंबर और कुछ डिटेल्स मांगे। फिर मैं वहाँ से चल दिया
और घूमता फिरता रात के खाने के टाइम पर जब अपनी ससुराल पहुंचा तो मुझको मालूम पड़ा कि वहां टेलीफोन विभाग वाले आ चुके थे और टेलीफोन की लाइन पड़ चुकी थी और शीघ्र ही टेलीफोन चालू हो गया। आज के जमाने के हिसाब से देखें तो ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन मुझको मालूम है कि उस समय, उस वक्त में, उस एरा में ये कितनी बड़ी बात थी, इसका कितना बड़ा महत्व था। मैं आगे और किस्से बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हमारे हॉस्टल के ही एक ऐसे सीनियर जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, और रात को कुछ पारिवारिक ज़रूरत पड़ी तो वो जिस मकान में रहते थे, मकान मालिक ने ताला लगा रखा था। रात को 1:30-2 बजे तो वो गेट फलांग के हम लोगों के साथ गए। मैं आगे आपको वो किस्सा भी बताऊंगा कि हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही सर गंगानाथ झा हॉस्टल के एक सीनियर थे, वो भी इनकम टैक्स में थे। इत्तेफाक से रिजर्व बैंक वाले जब फॉरेन करेंसी नहीं इशू कर रहे थे जिस पर मेरा व्यापार आधारित होता, तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया कि मेरा काम शुरू हो गया, मुझे करेंसी मिल गई। आगे के किसी एपिसोड में मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे बैंक रोड के ही एक मेरे लिए तो बड़े भाई की तरह ही हैं, जो कि बहरीन में मिले मुझे और मैं उनके यहाँ बहरीन में रुका। ये सारे अनुभव आगे आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपसे मेरा फिर अनुरोध है कि आपको एपिसोड पसंद आए तो अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए। कोई आपका सुझाव हो तो उस सुझाव की मुझे जानकारी दीजिए। इसको स्पॉटिफाई पर, अमेज़ॉन म्यूजिक पर, एप्पल पर आप सुन सकते हैं। वहाँ इसको फॉलो करिए द विजडम वीव को। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं और किस्से आपके पास लेके आऊँगा। और अगर आपका कमेंट मुझे कहीं देखने को मिलेगा, वो चाहे सुझाव के रूप में है या आपको पसंद आया उस रूप में, तो निश्चित तौर पे मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। द विजडम वीव के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।